आप सभी छात्र छात्राओं का एमजी कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड की चर्चा परिचर्चा और उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की पार्ट 4 के टॉपिक्स की चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहली टॉपिक क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। किसी भी तल में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत सदिश को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। द परपेंडिकुलर वेक्टर एट एनी सरफेस situated in a plane called एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, यानी कि पृष्ठ के लंबवत रहे तभी जो है आपका ये देखिए यहां पर एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश आपको दिया गया है। द परपेंडिकुलर वेक्टर व्हिच इज सिचुएटेड एट ए सरफेस इन ए प्लेन कॉल्ड एरिया वेक्टर। अब जिस तरह का सरफेस होगा उसी के टोटल सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सरफेस इस तरह का है तो इसके अभिलंबवत सदिश जो होगा वो आपका ये वेक्टर ए, यही आपका एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश होगा। इसी तरह से अगर मैं ऐसे अगर कर देता हूं, इस तरह का अगर पृष्ठ मुझे किसी तल पर प्राप्त होता है तो देन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाता है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यानी होल ऑफ द सरफेस को जो है इसमें लिया जाता है, उसके परपेंडिकुलर अगर मान लो हम इस तरह से करेंगे तो ये आपका एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश इस तरह से बनेगा। यानी जहां जैसा पृष्ठ सिचुएटेड रहेगा वहां उस तरह का एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश आपको प्राप्त होगा। तो यही है पहला हेडिंग जो है आपका आज का पार्ट 4 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, द परपेंडिकुलर वेक्टर व्हिच इज सिचुएटेड एट ए सरफेस इन ए प्लेन कॉल्ड एरिया वेक्टर। ये आपकी टॉपिक खत्म है। अब हम लोग अगली हेडिंग में वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो ये दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का अदिश गुणन होता। हम कहने को ऐसा भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दिस इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन एंड द न्यूमेरिकली definition is that the dot product of electric field vector and area vector called electrical flux या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि आपका एरिया वेक्टर और जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहते हैं।
हिंदी में आप ध्यान दीजिए, अदिश गुणन यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को ही हम जो है कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यहां आप देखें इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। मतलब आप लोग 11th क्लास में वेक्टर वाले चैप्टर में अध्ययन किए हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट is always scalar, but cross product is never scalar, it is always vector। तो वही बात है, यहां आप देखें, ध्यान दें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। यानी कि यहां पर जो है आपका फाई ई, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है। फाई ई बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ये इस चैप्टर का फंडामेंटल है, बेसिक है, समझ रहे हैं। इसी की सहायता से इस चैप्टर के तमाम डेरिवेशनों को हम लोग कुछ डेरिवेशनों को करेंगे, कहीं डेफिनेशन में भी यूज आ सकता है। तो इस तरह से यही है डॉट प्रोडक्ट, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, यही है ई डॉट डी। ठीक, तो ये आपका फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ई डी ए, और यहां से हो जाएगा कॉस 0। अब इसके बाद जब मेरे पास ये आएगा, अर्थात फाई ई बराबर, हम चर्चा करेंगे, तो फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई और डी ए हमारे पास बच जाएगा। अब यहां से हम इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट जो है ई का न्यूटन पर कूलाम होता है, ए का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर यहां से हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ फाई ई, तो न्यूटन के लिए ml t-2 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज है आपके पास, ये चार्ज 80 हो जाएगा। अब आप सबको ऊपर भेज देंगे जब, तो आपके पास m l की पावर 3, t की पावर v-3 और a की पावर जो है आपका कितना आ गया, -1 आ गया। यही आपका जो है डायमेंशन हुआ किसका, वैद्युत फ्लक्स का, और यही इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैद्युत फ्लक्स यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। यानी वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का हुआ, एक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और एक ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कब होगा और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कब होगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कब होगा और निगेटिव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या कब होगा। देखिए इसके लिए जो है आप देखें, ये है धनात्मक और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। देखिए हमारे पास यहां पर दो वेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक है एरिया वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो पॉजिटिव फ्लक्स ऑब्टेन्ड होता है। यानी व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
and area vector is same, then positive electrical flux is obtained. इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा अगर वो अपोजिट होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमें ऑब्टेन्ड होगा, हमें प्राप्त होगा। आप सब देखें यहां लिखा भी गया है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज सेम देन पॉजिटिव फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड। और निगेटिव के लिए भी देखो, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज अपोजिट द नेगेटिव फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड। जैसे अब आपको समझाने के लिए जो है, समझाने का मैं आपको अगला तरीका बता रहा हूं, जो है आपका, यानी मैंने क्या कहा कि अगर जो है जो डायरेक्शन ई का होगा अगर वही डायरेक्शन डीए का भी होगा यानी एरिया वेक्टर का भी होगा तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तब जब हम फ्लक्स यहां से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ये हो जाएगा ई डीए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है, इसलिए यहां हो जाएगा प्लस ई और डीए। यही आपका जो है पॉजिटिव यानी धनात्मक फ्लक्स प्राप्त हुआ, ऑब्टेन्ड हुआ। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक फ्लक्स की यानी नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। तो वो इस तरह से अभी डिफाइन किया ही गया, अगर ये हो जाए यानी कि अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ये ई का डायरेक्शन हो जाए, ये डीए का डायरेक्शन हो जाए, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा, पाई रेडियन का बनेगा। अब यहां से जब हम फिर फ्लक्स की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये आपके पास आ गया सरफेस इंटीग्रल ई डीए, जहां आप कॉस थीटा लिख दिया करते थे, 0 लिख दिया करते थे, किए थे, वहां पर कॉस 180 आएगा। फिर यहां से हम फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डीए अपनी जगह पर ठीक है, कॉस 180 का मान -1 होता है, उस माइनस को बाहर ला दोगे तो माइनस हो जाएगा ई डीए। ये आपके पास ऋणात्मक फ्लक्स आपको प्राप्त हुआ और धनात्मक फ्लक्स यहां से प्राप्त हुआ। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। यानी ये डिपेंड किस पर कर रही है, ये डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पर। यानी अगर ई और डीए दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड यानी धनात्मक फ्लक्स प्राप्त होता है। इसके विपरीत अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो इनके बीच 180 का एंगल बनेगा। 180 का वैल्यू -1 होता है, ये -1 रख दिए, ये बाहर आ गया, हाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डीए। ये आपका नेगेटिव फ्लक्स हुआ, ये आपका पॉजिटिव फ्लक्स हुआ। अब आपको आगे देखना है इस चैप्टर में गॉस लॉ, गॉस का नियम। ठीक है, अब गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने नियम दिया है टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए उन्होंने अपना एक नियम प्रतिपादित किया और फिर उस नियम को अप्लाइड किया।
तो वो नियम यही है, किसी पृष्ठ से संबद्ध, किसी पृष्ठ से संबद्ध, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी इंग्लिश में अब द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, the total electrical flux connected with a surface is 1/ε0 times than the charge। यही चीज यहां भी आप देखें, वही दिया है, गॉस का नियम ये देखें, द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कनेक्टेड विद ए सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स देन द चार्ज, यानी फाई बराबर Q/ε0। जैसे ये मान लो कोई पृष्ठ है, प्लस Q चार्ज से घिरा हुआ है, तो इससे कनेक्ट जो वो होगा, इससे कनेक्टेड जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स देन द चार्ज होगा। यही गॉस ने नियम दिया अपना, और इसको हमने जो है आपको समझाया कि द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कनेक्टेड विद ए सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स देन द चार्ज। ये प्लस Q चार्ज है, इससे कनेक्टेड जितने वैद्युत फ्लक्स होगा, जो भी वो जितना चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। और इस प्रकार से जो है, अब हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए, अगर स्फीयर और सर्किल, स्फीयर और सर्किल एक ही जैसे आकार के होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या? सर्किल 2D होता है, उसमें आर्क होता है, गोला यानी स्फीयर 3D होता है, उसमें कोई आर्क नहीं होता है। ये आपका, अब गॉस लॉ के डेरिवेशन के लिए हम जो है एक गोला सोचे, गोला का इतना क्षेत्रफल, ध्यान देना, गोले का इतना क्षेत्रफल, ये मैं दिया हूं गोले का, तो गोले का इतना क्षेत्रफल जो है, यानी ये वाला क्षेत्रफल जो है, यहां पर जो एंगल बनाता है उसे डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा के नाम से जाना जाता है। ये इसका सेंटर है जहां पर Q चार्ज सिचुएटेड है, और ये जो आपका ये है, इसका रेडियस कुछ मान लो E है। अब यहां पर जो डायरेक्शन E का मानना, वही डायरेक्शन DA का भी माना जाता है डेरिवेशन के लिए। अब आप सब ध्यान से फिगर को देखें, ये आपका गॉसियन स्फीयर है, ठीक है। गॉसियन स्फीयर के एरिया द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल फॉर्म्ड होता है, जो भी एंगल बनता है, उस एंगल को ही हम सॉलिड एंगल कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और जो मैंने स्फीयर लिया है उसका रेडियस स्मॉल r है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बेटा इस पाठ का जो इस पाठ का फंडामेंटल है, बेसिक है, वो यही है, इसी पे चैप्टर दौड़ता है। ये हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अभी मैंने फ्लक्स के डेफिनेशन में आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। अब आप आइए आगे, फाई E बराबर, फिर जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो फाई E बराबर, ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल EDA
कॉस दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों एक ही दिशा में लिए गए हैं और उनका 0 डिग्री उनके बीच एंगल फॉर्म होगा। फिर हम फाई ई बराबर चलेंगे, फाई ई बराबर चलेंगे, ई को आप निकाल दो बाहर, तो क्या बचा, सरफेस इंटीग्रल डीए बचा। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इनटू में 1 का कोई रोल नहीं होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो वही चीज आता है। अब फिर से यहाँ फाई ई बराबर अगर हम निकालते हैं तो ई का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हम पार्ट 2 में इसकी चर्चा और इसका डेरिवेशन दोनों हम पार्ट 2 में कर चुके हैं, ये पार्ट 4 आपका चल रहा है। और यहाँ पे बचा सरफेस इंटीग्रल डीए। डीए जो है ये इतना सा, ये देखें, ये जो पोर्शन था ये डीए था, लेकिन इसके आगे सरफेस इंटीग्रल लग गया है। तो अगर इसके आगे सरफेस इंटीग्रल लग गया है तो इसका मतलब हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप सब लोग जान लो गोले का चाहे वक्र पृष्ठ पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे और चाहे एरिया क्षेत्रफल पूछे, तीनों का वैल्यू वही होता है, क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 और पाई से 4 और पाई कट गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ये आपके सामने देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू प्राप्त कर लिए। यही हमें प्राप्त करना, यानी ये जो हमने बनाया है गोला, इस गोले के अल्प क्षेत्रफल यानी डीए क्षेत्रफल द्वारा जो एंगल यहां डेल्टा ओमेगा का बना हुआ है, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और जब यही एंगल सर्किल में बनता है, वृत्त में बनता है, तब हम उस समय उसको प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं, समतल कोण के नाम से जानते हैं। इस तरह से अब इस चैप्टर में हमने गॉस लॉ पढ़ा और गॉस लॉ का डेरिवेशन किया। अब इसका जो है आगे इसका एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देखें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। मतलब अनंत लंबाई के किसी चालक तार द्वारा, अनंत लंबाई के किसी चालक तार द्वारा हमें ज्ञात करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कंडक्टिंग शीट है, इसका लेंथ इनफाइनाइट दिया है, तो ऊपर और नीचे हम कुछ डॉटेड कर देंगे। इससे ये क्लियर होगा कि इसकी लंबाई जो है वो अनंत है, लेकिन इसी में से कुछ लंबाई को हम निश्चित मानकर, कुछ लंबाई को हम निश्चित मानकर एक बेलन ड्रा करेंगे, एक सिलेंडर ड्रा करेंगे। वो आपका सिलेंडर इस टाइप का है, ये देखिए आप सभी लोग, माने इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, उसमें से हमने कुछ लंबाई क्लियर मानकर, जो कि चित्र के अनुसार आपको दिख रहा है, एल लंबाई को ऊंचाई मानकर हम डेरिवेशन यहां करेंगे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। इस तरह से मैंने इसके स्मॉल एल लंबाई को ऊंचाई मानकर इस तरह से
जो है एक सिलेंडर बना दिया, एक बेलन बना दिया, जिसकी रेडियस जो है, इसका रेडियस यानी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो इसका रेडियस हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल। अब मामला ये आया, दिक्कत ये, यहां ई और डीए इसी का मेन रोल है, ई और डीए का। तो सबसे पहले इस सर्कुलर सेक्शन पे हम आते हैं। इस सर्कुलर सेक्शन पे जब आप आते हो, यहां आपको साफ साफ क्लियर कट है कि डीए का डायरेक्शन ए होगा और ई का डायरेक्शन ए होगा, यानी दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। उसी तरह जब हम यहां आएंगे तो ये आपका डीए का ये हो जाएगा दिशा, अभी मैंने सिखाया आपको, और ई का डायरेक्शन तो बार बार चेंज नहीं होगा, ई का जो डायरेक्शन एक बार आप मान चुके हो वही चलेगा। फिर ये आपका कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया, यानी जो इसके ऊपर और नीचे सर्कुलर पाथ थे वो आपके 90-90 डिग्री के बन गए। अब बीच में जो समतल है इसका, ये ई और डीए इसमें सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो नाउ वी हैव टू डिराइव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, और उस इनफाइनाइट में से एल को हमने फाइनाइट माना। इसके थ्रू जो फ्लक्स जाए उसे φ1 कहो, इसके थ्रू जो फ्लक्स जाए φ2 कहो, इसके थ्रू जो फ्लक्स जाए वो φ3 करो। तो यहां से आपकी स्टार्टिंग होगी φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब इस पाठ का जो ब्रह्मास्त्र है, जो बेसिक है, जिसको मैंने बताया, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, अगले वाले में आओगे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, और फिर प्लस में करोगे वही फार्मूला लगेगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ये देखें आप, फाई कुल फ्लक्स है, फाई टोटल फ्लक्स है ना, कुल वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। और उसकी ये आपका एग्जाम में इस हेडिंग से, नाम से भी आ सकता है, और अगर एक एप्लीकेशन आपको ड्रा करने का, एप्लीकेशन डिस्क्राइब करने का भी आएगा, तब भी सेम चीज करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन है किसका, गॉस लॉ का, यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ चल रहा है। अब इस तरह से हम फाई बराबर अगर ले जाएंगे, यहां से हो जाएगा ई डीए, कितने डिग्री का एंगल बना है φ1 पर, देख लो 90 डिग्री का बना हुआ है, और अगले वाले नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है, वहां भी कितना बना हुआ है, वहां भी 90 बना हुआ है, ठीक है। और अगले पे आ जाओगे तो ये प्लेनर है, तो प्लेनर होने के नाते ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। ये देखिए आप सभी लोग जानते हैं कॉस 90 की जो वैल्यू होती है डेट इज 0, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है डेट इज 0, और ये कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो होगी 1। तो इस प्रकार से फाई बराबर ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 ये भी 0 हो जाएगा, और यहां से ई को निकाल दो बाहर तो बच जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी। अब यही हमें ई निकालना है, ठीक है। तो हमको अगर ई निकालना है तो हम आगे जब बढ़ेंगे, अर्थात फाई बराबर 0 प्लस 0 प्लस ई, ई के बाद सरफेस इंटीग्रल डीए आपका बचा हुआ है। अब इसको गॉस लॉ अगर लागू हम कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट, तो फाई को हम लिख सकते हैं क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ई हमें निकालना है। अब इसके बारे में समझो,
इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डीए, जैसे पिछला वाला था तो उसमें हमने जो है वो एरिया गोले का लिया था 4πr²। यहां पर बेलन का एरिया लेना है, सिलेंडर का एरिया लेना है, तो सिलेंडर का एरिया मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वही उसका एरिया होता है, जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 2πr(h), लेकिन h नहीं है, h का रोल कौन कर रहा है, स्मॉल l कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे इस तरह का होगा। अब यहां से हम E बराबर निकालने का प्रयास जब किए तो Q/2πε0RL। अब यहां अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/4πε0 2Q/RL। अब इसमें एक चीज छिपी हुई है, एक चीज जो है ये देखो, जैसे Q/L, ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट मतलब पार्ट फर्स्ट में ही, पार्ट सेकंड में ही पढ़ चुके हैं कि E बराबर Q/L, Q/L, Q/A, Q/V, 3 प्रकार का चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ाया था, जिसमें एक प्रकार ये भी आपका है। तो E बराबर ये किससे दिखाया जाता था, 1/4πε0, जहां पे Q/L है, Q/L को लैम्डा लिख दो, ये हो जाएगा 2 λ/r। यही हमारा डेरिवेशन है, यहीं तक हमको पहुंचना था। इस प्रकार से आप लोग ध्यान से समझिए, जो दोनों सेक्शन सर्कुलर थे वो 90-90 का एंगल दे रहे थे, इसलिए 0-0 हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस इंटीग्रल डीए है, तो ई सरफेस इंटीग्रल डीए मतलब पूरे का एरिया, पूरे का वक्र पृष्ठ है, पूरे का सरफेस एरिया, जो कि 2πrl होता है। अब E बराबर यहां से हम निकाले तो Q/ इतना आया। अब इसे 1/4πε0 कर देंगे तो 2 से गुणा डिन्यूमरेटर में, तो अंश में भी 2 से गुणा होगा, तो जहां Q अकेले था 2Q हो गया /RL। Q/L लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो Q/L को लैम्डा से दिखा दिए और अपान में स्मॉल r है ही। इस तरह से आपका, आप सभी लोगों का आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले ही कवर हो चुका था, पार्ट 4 आज कवर्ड हुआ, पार्ट 5 तक करने पर तब आपका एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर फिनिश माना जाएगा। दैट्स ऑल।